वेलकम टू क्रैकेट। एसएससी जेई को अराउंड 2 मंथ बाकी हैं और हर एक कैंडिडेट पूरी जी जान से लगा है इसी अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए। देखिए, प्री क्वालिफाई करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कैंडिडेट को फेस करनी पड़ती है वो ये कि इतने बड़े सिलेबस को कैसे रिवाइज किया जाए। देखिए, इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ क्रैकेट ने 2020 सीरीज को लॉन्च किया है। इस 2020 सीरीज में आपको 20 क्वेश्चन करवाए जाएंगे एक कंसेप्ट के, और उस कंसेप्ट को 360 डिग्री कवर किया जाएगा। आपकी पूरी की पूरी रिवीजन इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, ये 20 क्वेश्चन मैंने एग्जाम के ही लिए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम के, और ऐसे इसको सिस्टमेटिकली हमने डिवाइड किया है और ऑर्गेनाइज किया है कि आपके पूरे कंसेप्ट को क्लियर किया जाए। तो पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ ही रिवाइज करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अभी चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। स्टूडेंट्स, 2020 सीरीज में हम 20 क्वेश्चन लेने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को कवर करेगा और पूरे कंसेप्ट को हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील विद। 2015 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास है कंजर्वेशन ऑफ मास, मोमेंटम, एनर्जी एंड प्रेशर। आंसर देने के लिए आपको ये पता होना चाहिए साइक्लिक प्रोसेस क्या है, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ क्या है, और फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 अगर आप गए हो तब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कैसे चेंज करती है। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस की बात करूं तो वो बोलता है अलजेब्रिक सम ऑफ नेट हीट एंड वर्क इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इन द साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो आप लिख सकते हो समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू, अगर आप साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। साइक्लिक प्रोसेस को आपको डिफाइन करना है तो आप साइक्लिक इंटीग्रल यूज कर पाओगे, और साइक्लिक इंटीग्रल अगर मैं बात करूं तो जो भी स्मॉल हीट आपने प्रोवाइड की है और कोई भी स्मॉल वर्क अगर आपको मिला है वो है जीरो साइक्लिक प्रोसेस में। बट अगर मैं आपको बोलूं आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गए हो तब क्या होगा, उस टाइम पे आपको डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू लिखना है क्या, साइक्लिक इंटीग्रल किसका जीरो होता है, हमेशा पॉइंट फंक्शन का जीरो होता है। और पॉइंट फंक्शन क्या है, एनर्जी। तो यहां पे आपके पास आपको पता है कुछ एनर्जी आने वाली है, वो एनर्जी आप लिखोगे डी यू। डी यू का मतलब है स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। थोड़ा सा मैं क्लियर करूं, जो भी आपने हीट प्रोवाइड की है और जो भी आपको वर्क मिला है, जो आपको वर्क मिला है आप उस हीट में से माइनस कर दो जो आपने प्रोवाइड की थी, आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। इसको और क्लैरिटी की अगर आपको समझना है तो आप इस नोट्स में पढ़ पाओगे, मैंने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लिखा है फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 अगर आपको जाना है तो क्या होना चाहिए। तो पूरे का पूरा थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर वर्क करता है। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है, ये ध्यान में रखना है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम मिल रहा है तो पॉजिटिव लेना है। हीट एडिड इन द सिस्टम अगर आपने किया है तो पॉजिटिव, और हीट रिजेक्टेड अगर है तो वो नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन आने वाला है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, वर्क डन इन मूविंग बाउंड्रीज ऑफ ए क्लोज सिस्टम इन एडियाबैटिक प्रोसेस। यहाँ पे डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए वर्क डन क्या होना है। तो वर्क डन होगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। यहाँ पे गामा है CP बाय CV। CP बाय CV है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे वॉल्यूम। अगली बात, एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आपकी हीट ट्रांसफर नहीं होगी। सिस्टम सराउंडिंग को हीट नहीं देगा और सराउंडिंग से कोई हीट सिस्टम में एंटर नहीं कर पाएगी एडियाबैटिक प्रोसेस में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और है, यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, बट एडियाबैटिक में टेम्परेचर वेरी कर सकता है ड्यूरिंग प्रोसेस। दूसरी बात, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट में जो भी वर्क होने वाला है वो वर्क जो होगा आपका हीट कंटेंट जो सिस्टम के अंदर होगा उसके ऊपर बेस होगा। बट एडियाबैटिक प्रोसेस में कंप्लीटली जो वर्क होने वाला है वो इंटरनल एनर्जी के थ्रू होगा, जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होगी उसके थ्रू वर्क डन होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साथ में मैंने नोट्स में कंप्लीट दे दिया है कि कौन से प्रोसेस में क्या वर्क डन होता है, तो आप इन चीजों को ध्यान में रखिए। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड डेंसिटी।
ध्यान में रखिएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो टोटली डिपेंड करेगी मास ऑफ द सिस्टम, एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम, साइज ऑफ द सिस्टम पे। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, मेरे पास ये रूम है और इस रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इस रूम के आप किसी भी कॉर्नर पे चले जाइए, आपको 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही मिलेगा। इस रूम को अगर आप हाफ कर दोगे तब भी 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा। तो टेम्परेचर को, प्रेशर को, डेंसिटी को मास से कुछ लेना देना नहीं है। बट अगर मैं आपको बोलूं इस रूम का जो वॉल्यूम है हाफ कर दीजिए, तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी हाफ हो जाएगा। तो वॉल्यूम और जो मास है, ये सब कुछ तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, बट प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, इनको मास से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है वो आपकी सभी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी बन जाती हैं। लाइक अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे देखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आपके पास इंटरनल एनर्जी भी आ जाएगा, इंट्रोपी भी आ जाएगा, इंथैल्पी भी आ जाएगा, सीपी सीवी भी आ जाएगा। बट अगर आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करते हो तो आपको पर केजी में अगर आप चले जाते हो, पर यूनिट मास में अगर आप चले जाते हो, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक, अगर आप हर चीज को स्पेसिफिक कर दोगे, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में चली जाएंगी। तो ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। और यहाँ पे मैंने नोट्स भी दिया है, इस नोट्स को आप पढ़ सकते हो ध्यान से, व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी और व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ आइडियल गैस इज जीरो, डैश इज कांस्टेंट। ऑप्शन एंट्रोपी, टेम्परेचर, वर्क एंड मास। यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी आपको पता है होता है सीवी dt। यहाँ पे सीवी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, dt चेंज इन टेम्परेचर, du चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है देन dt आपका जीरो होने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट पे चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा। अगर dt जीरो है तो ये टर्म जीरो, और अगर ये टर्म जीरो है तो du जीरो। तो du जीरो आपका कब आया, जब आपका आइसोथर्मल केस है। तो यहाँ पे आपका बी आंसर होगा। और अगर आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में और जानना है देन आप इस नोट्स को पढ़ सकते हैं। इस नोट्स में मैंने इंटरनल एनर्जी को डिटेल में बताया है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, एन इंजन ऑपरेट ऑन ए रिवर्सिबल साइकिल एज शोन इन द फिगर, द नेट वर्क आउटपुट फ्रॉम द इंजन इन किलोजूल पर सेकंड। यहाँ पे आपके पास एक पीवी डायग्राम दिया हुआ है और वर्क डन जो है पीवी डायग्राम में अगर आपको निकालना है देन एरिया इनक्लोज्ड बाय पीवी डायग्राम जो है वो आपको वर्क डन देता है। तो यहाँ पे एरिया इनक्लोज्ड क्या होगा, ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इससे पहले एक और बात कि कभी भी एरिया इनक्लोज्ड अगर आपको पीवी डायग्राम में निकालना है तो प्रेशर हमेशा किलो पास्कल में होना चाहिए और वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में होना चाहिए। कभी कभी ये पास्कल में और ये सेंटीमीटर में होता है तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है आपके पास 1 मीटर क्यूब, क्योंकि 2 मीटर क्यूब टू 3 मीटर क्यूब में आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है, तो 1 आपके पास हुआ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। और अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो 200 किलो पास्कल। तो यहाँ पे आपको 100 आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका आंसर है। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, जो प्री है उसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो कोई भी आपके पास अगर न्यूमेरिकल आता है वो बहुत इजी न्यूमेरिकल होगा, और न्यूमेरिकल को अप्रोच करने का आपका तरीका सही होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल जो सोल्व करना पड़ेगा आपको बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पीवी डायग्राम में आपको बहुत से स्लोप दिए हैं और ये पूछा है कि कौन सा स्लोप ज्यादा है, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, पॉलीट्रोपिक और प्रेशर कांस्टेंट की टर्म में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में 2 से 3 साल में आ चुका है। तो आज हम इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे। इसको समझने का बहुत आसान तरीका यह है कि अगर आप दो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को मान के चलिए, और एक में लेता हूँ एडियाबैटिक की टर्म में और दूसरा लेता हूँ टेम्परेचर कांस्टेंट की टर्म में, तो यहाँ पे मैं इन दोनों के गैस को कंप्रेस करने वाला हूँ और कंप्रेस करके इन दोनों के सिस्टम को एक सेम प्रेशर पे लेके जाने वाला हूँ। तो होगा क्या, जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट के सिलेंडर को आप कंप्रेस करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे हीट बाहर की तरफ निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये एडियाबैटिक तो है नहीं, तो हीट बाहर जा सकती है। अगर हीट बाहर जाएगी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर लॉस होने वाला है। बट एडियाबैटिक के केस में बाहर हीट कभी नहीं जाती, और अगर बाहर हीट नहीं जाएगी तो यहाँ पे प्रेशर लॉस भी नहीं होने वाला कुछ भी। अब अगर मैं पीवी डायग्राम यहाँ पे बनाऊं दोनों के केस में, तो पीवी डायग्राम ये बना रहा हूं मैं, और पीवी डायग्राम ये आइसोथर्मल केस के लिए है, ये एडियाबैटिक केस के लिए। मैंने आपको बताया कि दोनों सेम प्रेशर पे पहुंचाने हैं, ठीक है। और सपोज कीजिए इनका दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट में
कंप्रेस करूंगा और सेम प्रेशर तक पहुंचाने के लिए जैसे कंप्रेस करना स्टार्ट करूंगा तो बाहर हीट निकलनी स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर लॉस होगा। तो सेम प्रेशर पे पहुंचाने के लिए मेरे को ज्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा। तो ज्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, आपको ज्यादा कंप्रेस करके इस पॉइंट तक पहुंचोगे। बट एडियाबैटिक के केस में तो डायरेक्टली पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर लॉस कुछ होने नहीं वाला। तो जिस प्रेशर पे आपको पहुंचाना है, थोड़ा सा कंप्रेस करोगे उस प्रेशर पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे ये लेंथ एडियाबैटिक के केस में बहुत कम है, बट इस केस में बहुत ज्यादा लेंथ है। तो सेम हाइट पे पहुंचाने के लिए ज्यादा लेंथ कवर करनी पड़ रही है। इट मीन्स इसका स्लोप बहुत कम होगा और ये बहुत स्टीप होगी, सीधी। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि एडियाबैटिक के केस में सबसे ज्यादा स्लोप होती है, इससे कम पॉलीट्रोपिक के केस में होती है, इससे कम आइसोथर्मल केस में होती है और सबसे कम प्रेशर कांस्टेंट के टर्म में होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है डी। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सेवंथ क्वेश्चन में देखते हैं, आपको यहाँ पे बोला है स्टेशनरी मास ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड विदाउट फ्रिक्शन फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट दी है और फाइनल स्टेट दी है, और ये बोला है कि ट्रांसफर हुई है हीट फ्रॉम द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस 40 किलो जूल। और यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है आपसे। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 बार ऐसे कंसेप्ट का क्वेश्चन आ चुका है, तो इस कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान में देने वाली बात यह है कि इस लैंग्वेज में तो कहीं नहीं बोला कि प्रेशर कांस्टेंट है, बट यहाँ पे हमें दिख रहा है 0.1 मेगा पास्कल और यहाँ पे भी 0.1 मेगा पास्कल। इट मीन्स प्रेशर कांस्टेंट रहकर ये प्रोसेस हुआ है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क इंटरेक्शन क्या होता है प्रेशर कांस्टेंट के टर्म में? अगर वर्क इंटरेक्शन आपको चाहिए तो वर्क होगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, पीडीवी। बहुत सही बात। अब यहाँ पे देखिए, P अगर आपके पास कांस्टेंट है तो बाहर लीजिए और dV V1 से V2 तक लेके जाइए। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद आपके पास आएगा P V2 माइनस V1। यहाँ पे इस पॉइंट पे वर्क डन जो आपने इंटीग्रेशन पीडीवी लिखा है, यहाँ पे P आपको मैंने बताया किलो पास्कल में होना चाहिए, जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में होना चाहिए। बट यहाँ पे जो प्रेशर है 0.1 मेगा पास्कल दिया है, तो मैं इसको कन्वर्ट करके लिख लेता हूँ 0.1 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे वॉल्यूम जो है 0.2 जो फाइनल है माइनस 0.5 जो इनिशियल था। यहाँ पे एक और दिमाग को हम खुला रखेंगे, एक और चीज हमें पता चली कि ये तो कंप्रेशन हुआ है, फाइनल वॉल्यूम कम है तो कंप्रेस हुआ है। इट मींस वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 0.1 इंटू 10⁻³ इंटू 0.3, थोड़ा फास्ट हम चलेंगे क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही अप्रोच करना है। 0.3 0.1 10⁻³ 2 पॉइंट यहाँ पे चले गए तो 1 पॉइंट बचा, तो 30 किलो जूल आपका आंसर बचा। क्यों? क्योंकि ये आपका किलो जूल जो पास्कल में था किलो पास्कल में और ये मीटर क्यूब में था, तो आपका आंसर किलो जूल में आएगा। तो वर्क डन ध्यान में रखिएगा, ये नेगेटिव लेना है आपको क्योंकि कंप्रेशन हुआ है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है। जो साइन कन्वेंशन है वो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दी थी। नेक्स्ट पार्ट ये है कि जो इस प्रोसेस के दौरान 1 से 2 में इस प्रोसेस के दौरान कुछ हीट लॉस हुई है बाहर की तरफ सिस्टम से, तो वो 40 किलो जूल है। यहाँ पे नेगेटिव क्यों लेना है? क्योंकि मैंने आपको साइन कन्वेंशन में बताया था सिस्टम से बाहर हीट लॉस हुई है तो नेगेटिव लेना है। जल्दी से दिमाग में रखेंगे इस बात को और जल्दी से सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए Q भी आ गया, W भी आ गया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है क्या? Q1 to 2 माइनस W1 to 2, जो भी प्रोसेस 1 से 2 के बीच में हुआ है। और यहाँ पे आपके पास -40 है हीट माइनस, और यहाँ पे वर्क डन जो है वो -30 है। ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पे -10 किलो जूल इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी इज नॉट ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी? प्रेशर, हीट, स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक वॉल्यूम। यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से रखने वाली है, जो भी प्रॉपर्टी होती है थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, वो पॉइंट फंक्शन होती है। अभी मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस पहले ही बताया है कि साइक्लिक इंटीग्रल डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। किस केस में? साइक्लिक केस में। अगर आपका प्रोसेस साइक्लिक है, कहने का मतलब अगर पीवी डायग्राम आपने बनाई है और स्टेट 1 से स्टेट 2 आप गए हो, पहले स्टेट 1 से स्टेट 2 गए और उसके बाद स्टेट 2 से वापस स्टेट 1 चले गए, तो आपने साइक्लिक प्रोसेस किया। यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस में आपका ये डेफिनेशन होती है। बट अगर मैं इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 0। बट अगर मैं
सिंपल वन स्टेट से दूसरे स्टेट में गया हूं तो आप लिखते हो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्लियर। अब यहां पे देखिए साइक्लिक इंटीग्रल जीरो किसका होता है, साइक्लिक इंटीग्रल जीरो होता है पॉइंट फंक्शन का, और पॉइंट फंक्शन अगर यहाँ पे du है तो इट मींस इंटरनल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो अगर ये du प्रॉपर्टी है तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ध्यान में देखिएगा। अब रही बात हीट की, तो हीट में देखिए टीएस डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो टीएस डायग्राम अगर मैं यहाँ पे दो टीएस डायग्राम बनाऊं तो आपको पता है कि एरिया इनक्लोज्ड अंडर टीएस डायग्राम वो आपको हीट देती है। तो अगर आप स्टेट वन से स्टेट टू गए हो इस पाथ के थ्रू, और अब आप स्टेट वन से स्टेट टू गए हो अलग पाथ के थ्रू, तो यहाँ पे एरिया अंडर टीएस डायग्राम इस पॉइंट पे अलग होने वाली है और इस पॉइंट पे अलग होने वाली है। तो दोनों के केस में अलग अलग होने वाली है। इट मींस जो Q है हीट है वो पाथ फंक्शन है, पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा वो कौन से पाथ में फॉलो करता हुआ गया है। तो इसलिए पाथ फंक्शन कभी भी प्रॉपर्टी नहीं होता और वो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है आपकी, हीट। नाइन्थ क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ इंजन, वर्किंग फ्लूइड, टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड। यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन होता क्या है, 1 माइनस टी टू बाई टी वन। यहाँ पे T2 आपका होगा सिंक का टेम्परेचर और T1 आपका होगा सोर्स का टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर सिंक और सोर्स के टेम्परेचर है तो एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड की, टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। तो आंसर आपका सी होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, कार्नोट साइकिल को अगर आप रियलिटी में लाना चाहते हैं तो आपके पास प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए, और दूसरी बात कि चेंज इन एंट्रोपी जीरो होना चाहिए, चेंज इन एंट्रोपी जीरो होना चाहिए। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इट मींस कार्नोट साइकिल एक आइडियलाइजेशन साइकिल है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 10th क्वेश्चन देखते हैं, वर्क डन इन ए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड नन ऑफ अबव। यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है क्या वो देखना बहुत जरूरी है। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में आपको पता है आपने एक बहुत ही थिन बाउंड्री रखी होती है बीच में, और यहाँ पे आपके गैस के होते हैं मॉलिक्यूल्स। अब आप इस बाउंड्री को क्विकली रिमूव करोगे यहाँ से। अब इसको क्विकली जैसे ही रिमूव करोगे तो ये जो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है इसमें होता क्या है, जैसे आपने इस बाउंड्री को रिमूव किया यहाँ पे होता है वैक्यूम। अगर यहाँ पे वैक्यूम है और यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, देन जैसे ये बाउंड्री रिमूव होगी तो फ्री एक्सपेंशन होगी, यहाँ पे एक्सपेंशन होगी बिल्कुल फ्रीली। क्यों, क्योंकि वर्क डन आपको पता है होता है पीडीवी। अब यहाँ पे जो ये पी होता है ये होता है अप्लाइड प्रेशर, जब आपने वर्क डन करना है देन अप्लाइड प्रेशर। अब इस केस में अप्लाइड प्रेशर है जीरो, अगर अप्लाइड प्रेशर जीरो है तो आपका वर्क डन भी जीरो हुआ। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है। दूसरी बात ये बाउंड्री बहुत क्विकली रिमूव करती है, जिसकी वजह से ये जो एक्सपेंशन हुई है बहुत क्विकली होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है वैक्यूम, इसको अपोज करने के लिए कोई गैस नहीं है। देन ये बहुत ही क्विकली जो है एक्सपैंड होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो चेंज इन हीट, जो हीट ट्रांसफर है वो जीरो होगी। अब आपको पता है इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू होता है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। क्यों, क्योंकि प्रोसेस बहुत ही क्विक हुआ है। ये भी जीरो है क्योंकि अप्लाइड प्रेशर जीरो है। तो इट मींस आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होने वाला है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। हाँ, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो यहाँ पे एक चीज ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है या नहीं फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में, तो आपको बताना है रहता है। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए पी अप्लाइड होता है, और यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क डन जो है वो जीरो होता है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आपके पास पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम में टेम्परेचर कांस्टेंट की लाइंस कुछ ऐसी होती हैं एंथैल्पी की, अगर आप मान के चलो तो आप अगर सपोज करो इस पॉइंट पे है, कुछ आपका P है और कुछ आपका V है, और जैसे ही आपका फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होता है देन आपका प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाता है और वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप किसी इस पॉइंट पे आओगे, बट आओगे आप कांस्टेंट टेम्परेचर वाली लाइन पे ही। ठीक है, इसको ध्यान में रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे वर्क डन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस क्या हुआ, जीरो। 11th क्वेश्चन, द प्रेशर P ऑफ अ गैस इन टर्म ऑफ इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम E इज इक्वल्स।
डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिलेशन आपको पता होना चाहिए। P किसी भी गैस का जो प्रेशर है P इज इक्वल टू होता है 2/3 ऑफ E। यहाँ पे E क्या है, मीन कैनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पे P है प्रेशर ऑफ गैस। तो आंसर आपका हो जाएगा D। डायरेक्ट चलते हैं हम 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन में आपके पास एक प्रोसेस है 1 to 2। यहाँ पे फ्रॉम 1 to 2 पहले पाथ ए के थ्रू गया है प्रोसेस, देन पाथ बी के थ्रू गया है। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, जब वो पाथ ए के थ्रू गया देन 84 किलो जूल पर मिनट था, और वर्क डन बाय द सिस्टम 32 किलो जूल पर मिनट था। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे डी यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, हम अभी तक यही फॉर्मूला यूज करते आए हैं। यहाँ पे देखिए जब प्रोसेस 1 से 2 गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हुई वो देख लेते हैं। अब 84 किलो जूल पर मिनट हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, अब सिस्टम ने रिजेक्ट की है तो नेगेटिव लिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 84 किलो जूल पर मिनट नेगेटिव, यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है। अब डेल्टा डब्ल्यू क्या आना चाहिए, वर्क डन बाय द सिस्टम, अब वर्क डन किया है सिस्टम ने तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव ही रहेगा 32 किलो जूल पर मिनट, तो यहाँ पे आएगा 32 किलो जूल पर मिनट। अब यहाँ पे माइनस 116 चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ। अब कहने का मतलब क्या है, नेगेटिव 116 का मतलब जब प्रोसेस 1 से 2 आया तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की खर्च हुई है। अब इंटरनल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, अब वो अगर प्रॉपर्टी है तो वो पॉइंट फंक्शन है, उसको पाथ से कुछ लेना देना नहीं है। अब 116 अगर नेगेटिव का आया है डी यू 1 से 2 में, तो 2 से 1 में वो वापस लेगा अपनी एनर्जी, वही इंटरनल एनर्जी, तो 116 पॉजिटिव का आएगा 2 से 1 में। तो यहाँ पे जो आंसर आपका आने वाला है वो आएगा ए 116। यहाँ पे पॉजिटिव का क्यों आएगा अभी मैंने आपको बता दिया है। अब 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए एक प्रोसेस दिया है। एक बात और, यहाँ पे कैलकुलेटर मैंने आपको बताया अलाउ नहीं है, तो बहुत इजी कैलकुलेशन के ही क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे पीवी डायग्राम में देखिए एक रेक्टेंगुलर प्रोसेस आपको दिया हुआ है, ए टू बी सिस्टम गया है पहले ए सी बी के थ्रू, और उसके बाद वही सिस्टम वापस बी से ए की तरफ आया है। अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, यहाँ से हमसे पूछा है कि हीट ट्रांसफर बतानी है जब वो बी टू ए पाथ में आया है, हीट ट्रांसफर। कोई बात नहीं, फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे। देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, फिर भी हमें यही पता है। अब यहाँ पे बोला क्या है, यहाँ पे बोला है हीट फ्लो इन द सिस्टम। अब इन द सिस्टम है, सिस्टम के अंदर हीट फ्लो गई है तो वो पॉजिटिव ही लेंगे। कितने दिया है 115 किलोवाट, किलोवाट किलो जूल पर सेकंड होता है नेगेटिव। अब यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पे वर्क डन दिया हुआ है 54 किलोवाट, अब यहाँ पे 54 किलोवाट वर्क डन, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा यहाँ पे आपके पास 115 54 61, तो यहाँ पे आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गई 61। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज में वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं बोला था, बट आपको यहाँ ग्राफ से दिख रहा है कि आपका वॉल्यूम इंक्रीज किया है ए टू बी में। अगर वॉल्यूम इंक्रीज किया है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव ही रखा है, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लिया जाता है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हीट ट्रांसफर निकालनी है। तो अब हमें पता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होगा। अब ये प्रोसेस मैं किसके लिए ले रहा हूँ, अब बी टू ए के लिए ले रहा हूँ। यहां तक मैंने कौन सा काम किया, ए से बी का। अब मैं बी टू ए ले रहा हूं जो ये वाला प्रोसेस है, ये वाला। अब यहां पे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू है। अब ए टू बी जाने के लिए अगर पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी 61 आया है तो बी टू ए आने के लिए नेगेटिव लेनी पड़ेगी -61 प्लस। अब यहाँ पे देखिए वर्क डन ऑन द सिस्टम, अब वर्क डन ऑन द सिस्टम है 43, इट मीन्स यहाँ पे -43 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे -43 लेकर हमारा आंसर क्या आएगा 104 नेगेटिव का, तो आंसर हमारे पास आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अदर नेम ऑफ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। यहाँ पे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस किसको बोला जाता है, अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो और एडियाबैटिक भी हो देन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। नेक्स्ट चलते हैं 15th पे। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वो कौन सी मशीन है जो मैकेनिकल वर्क कंटिन्यूसली देगी विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनी एनर्जी। इसको बोलते हैं PMM1 परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। यहाँ पे PMM1
ये वायलेट करती है किसको? फर्स्ट लॉ को, क्योंकि ये बोलती है कि कंटिन्यूसली वर्क आउटपुट मिल सकता है विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनी एनर्जी, जो कि पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे PMM2 जो आपको दिख रहा है ये सेकेंड लॉ को वायलेट करती है, क्योंकि ये बोलती है अगर आप किसी सोर्स से, एक सिंगल सोर्स से अगर आप हीट को ले रहे हो तो आपका इंजन वर्क कर सकता है और वो आपको वर्क देगा। इट मीन्स PMM2 बोल रहा है कंटिन्यूसली आपको मैकेनिकल वर्क मिल सकता है सिंगल सोर्स से। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 100% कन्वर्जन कभी पॉसिबल नहीं होता हीट का वर्क में। कुछ ना कुछ आपकी हीट रिजेक्ट करेगी यहाँ से, जो कि जाएगी सिंक में। तो इसलिए PMM1 और PMM2 दोनों ही ये वायलेट करते हैं, एक फर्स्ट लॉ को और दूसरा करता है सेकंड लॉ को। नेक्स्ट चलते हैं 16th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाथ फंक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन का। यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो होगा इंटरनल एनर्जी ए। यहाँ पे हीट एनर्जी, वर्क एनर्जी, ये दोनों के दोनों पाथ फंक्शन है। यहाँ पे आपका कंसेप्ट में क्लियर कर दूं, पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन में सबसे बड़ा फर्क क्या है। यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास पीवी डायग्राम हो और पीवी डायग्राम का जो एरिया होता है इनक्लोज्ड बाय द कर्व, वो आपको वर्क डन देता है। तो अगर आपका प्रोसेस 1 to 2 गया है कुछ ऐसे, और ये एरिया आपको वर्क डन देगा। अगर आपका प्रोसेस किसी और रास्ते से गया है, इस रास्ते से गया है, तो इसमें एरिया और ज्यादा ऐड हो जाएगा। इट मीन्स आपका वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है। अगर मैं टीएस डायग्राम की बात करूं तो आपको पता है टीएस डायग्राम का जो एरिया है इसके अंडर, ये आपको हीट देता है। तो इसका अगर ये पाथ चेंज कर दिया जाएगा, देन इसका एरिया फिर से बढ़ गया, तो इट मीन्स जो हीट है आपकी वो भी एक पाथ फंक्शन है। बट पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं? जो आपकी इंटरनल एनर्जी है, इंथैल्पी है, एंट्रोपी है, ये सभी आपके पॉइंट फंक्शन है, क्योंकि इनको मतलब होता है आपका जो इनिशियल पॉइंट है फर्स्ट और जो फाइनल पॉइंट है सेकंड, वहां तक। इनको किसी भी पाथ से ले जाइए, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको इनके फाइनल स्टेट से मतलब होता है। सबसे बड़ा एक और फर्क यह है कि पॉइंट फंक्शन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, और ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। अब इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब ये है, अगर आप वॉल्यूम की बात कर लीजिए, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, देन फाइनल माइनस इनिशियल आप इसको लिख पा सकते हो। बट आप कभी भी वर्क डन को, अगर आप 1 से 2 प्रोसेस में गए हो, तो आप कभी भी ऐसा नहीं लिखोगे कि W2 माइनस W1, ऐसा कभी नहीं होता। लास्ट चीज में आपको अभी क्लियर कर दूं, पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन में जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है पॉइंट फंक्शन का, साइक्लिक इंटीग्रल वो हमेशा जीरो होता है। कहने का मतलब, अगर आप इस पॉइंट से चले हो और आप आए हो सेकंड पॉइंट पे, और सेकंड से आप वापस चले गए हो फर्स्ट पॉइंट पे, तो आपको प्रॉपर्टी वही मिलेगी जो आप छोड़ के आए थे। देन साइक्लिक इंटीग्रल इसका जीरो होता है, और इसका साइक्लिक इंटीग्रल जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये कुछ चीजें थी पाथ फंक्शन की और पॉइंट फंक्शन की। 17th, when the heat transfer into the system is more than the work transfer out of the system, then ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब साइक्लिक इंटीग्रल की बात हो, कहने का मतलब साइक्लिक प्रोसेस की बात हो, जिस पॉइंट से आप चले हैं, आप पहले किसी और पॉइंट पे गए और उससे फिर वापस अपने पॉइंट पे वापस आ गए, तो उसको साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। तो वहां के लिए मैंने आपको बताया था कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू होता है। यहाँ पे अल्जेब्रिक सम ऑफ नेट हीट एंड वर्क इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इन द साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो, मैंने आपको बताया था। बट साइक्लिक प्रोसेस ना हो, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक गए हो, तब क्या होगा? तब मैंने आपको बताया था चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू आता है। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि इसका साइक्लिक इंटीग्रल आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे ये जीरो क्यों आया साइक्लिक इंटीग्रल में? क्योंकि साइक्लिक इंटीग्रल जीरो किसका होता है? अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया पॉइंट फंक्शन का, और पॉइंट फंक्शन क्या होता है? एनर्जी, और एनर्जी इंटरनल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने हीट ट्रांसफर की है सिस्टम को, तो वो होता है पॉजिटिव, और अगर आपको वर्क मिला है देन वो भी होता है पॉजिटिव। देन अगर ये टर्म ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बोला है वर्क ट्रांसफर जो है, जो हीट ट्रांसफर इनटू अ सिस्टम इज मोर देन, ज्यादा है,
अगर ज्यादा है देन ये टर्म ज्यादा है, ये टर्म कम है, तो आपका du क्या आने वाला है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आने वाला है। अगर पॉजिटिव आने वाला है इट मींस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। 18th क्वेश्चन, यहाँ पे आपके पास एक सिस्टम और सराउंडिंग है, वर्क का इंटरेक्शन हो रहा है और हीट का इंटरेक्शन हो रहा है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सिर्फ साइन कन्वेंशन याद रखने हैं कि अगर आपके पास वर्क आपको सिस्टम से मिल रहा है तो आप उसको पॉजिटिव लोगे, और अगर आप हीट दे रहे हो सिस्टम को तब आप उसको पॉजिटिव लोगे, और दोनों चीजें बाद में नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए देखते हैं। Q1 आपने हीट दी तो इट मीन्स Q1 तो पॉजिटिव होने वाला है, और हीट आपको मिली है बाहर तो आपको माइनस Q2 करना पड़ेगा, इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो होता ही है, प्लस यहाँ पे देखिए वर्क डन आपको मिलेगा तो पॉजिटिव, और अगर आप दोगे सिस्टम को तो नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए W2 आपको मिला, W3 भी आपको मिला, बट W1 आपने दिया तो माइनस W1, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे सी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम 19th क्वेश्चन पे, इंक्रीज इन एंथैल्पी इसकी वजह से क्या होता है। देखो एंथैल्पी अगर आपका इंक्रीज करेगा तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूल्स जो सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर इंट्रैक्शन ज्यादा होगी, अगर इंट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो इसका आंसर डायरेक्ट होगा सी। नेक्स्ट चलते हैं 20th क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम के ऊपर है। मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं ओपन सिस्टम की बात करूं और यहाँ पे क्लोज सिस्टम की बात करूं तो मास का इंट्रैक्शन, एनर्जी का इंट्रैक्शन क्या होने वाला है, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए ओपन सिस्टम को आप माइंड में कैसे रखोगे, आप एक पाइप को मान के चलिए, आपके सामने एक पाइप है और आपका पूरा फोकस इस पाइप पे है, यहाँ से फ्लो इन कर रहा है और यहाँ से फ्लो आउट कर रहा है। क्लोज सिस्टम में आप ये मान के चलिए एक बॉक्स है पूरे का पूरा, और ये पूरे का पूरा बॉक्स आपका क्लोज्ड है। तो यहाँ पे देखिए ओपन सिस्टम में मास इन भी कर रहा है और मास आउट भी कर रहा है, तो यहाँ पे मास का इंट्रैक्शन होगा, बट क्लोज सिस्टम में मास का इंट्रैक्शन नहीं होगा। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी तो बाउंड्री फिनोमिना है, यहाँ से हीट बाहर अंदर जा सकती है, यहाँ से भी हीट बाहर अंदर जा सकती है, तो एनर्जी का इंट्रैक्शन दोनों केसेस में होगा, ध्यान में रखिएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आइडेंटिटी एग्जाम में पूछता है कि किसकी आइडेंटिटी चेंज कर सकती है, याद रखिएगा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। होता क्या है, अगर आपका मास का इंट्रैक्शन हो रहा है ओपन सिस्टम में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो गैस इन की वो पूरी की पूरी उसी क्वांटिटी में बाहर नहीं जाती, कभी कभी कुछ क्वांटिटी अंदर रह जाती है, और उसके बाद दोबारा जब फ्लो किसी और गैस का अंदर गया उसके साथ वो फ्लो बाहर गया, तो आइडेंटिटी सिस्टम की जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो सकती है ओपन सिस्टम में, याद रखिएगा, बट क्लोज सिस्टम में कभी आइडेंटिटी जो है वो चेंज नहीं करती। लास्ट ये चीज की कंट्रोल वॉल्यूम बोला जाता है, कंट्रोल वॉल्यूम बोला जाता है ओपन सिस्टम को, और कंट्रोल मास बोला जाता है क्लोज सिस्टम को। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या होगा, आंसर होगा एनर्जी टू क्रॉस द बाउंड्री बट नॉट द मास। ओके स्टूडेंट्स, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ ही हम वो क्वेश्चन करेंगे और पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।